जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप आप सभी को एक बार फिर से इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका था विद्युत धारा और हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत किए थे ऊर्जा के स्रोत, जो कि वर्ग 10 के बच्चों के लिए था और जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है। ठीक है, 2025 में जिनका एग्जाम होगा उन्हीं बच्चों के लिए है वर्ग 10 का ये चैप्टर नंबर 6 और ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये आज हमारी सेकंड नहीं, ये आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर जो क्लास थी उसमें जो भी चीज पढ़े हुए थे उसको हम लोग रिकॉल करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, फिर अगले दिन अगले वीडियो में अगली चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप ध्यान रहे कि जो भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे उस चीज को एक बार रिकॉल कर लें और रिकॉल करते समय जहां कहीं आपको याद ना हो एक बार आप उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम ये पढ़े थे कि ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उन स्रोतों को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक को कहते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दो नाम से, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या उसी को कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरा कहलाता है गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। क्लियर है? ये सारा पॉइंट्स जो है हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे और फिर आगे हम पढ़े थे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कौन कौन सी चीजें आएंगी, फिर पढ़े थे और गैर परंपरागत में कौन कौन सी चीजें आएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझिए। परंपरागत जो स्रोत थे ना, उस परंपरागत स्रोत में आने वाली जो चीजें थी वो था हमारा जीवाश्म ईंधन, दूसरा था हमारे पास तापीय संयंत्र, तापीय शक्ति संयंत्र, तीसरा था जल शक्ति संयंत्र, चौथा था बायोगैस संयंत्र और फिर पांचवा था हमारे पास पवन ऊर्जा। ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे, मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे। अगर सेकंड की ओर देखें, सेकंड तरफ, दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और इसमें हमारा पहला आता है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी के बाद हमारे पास आता है महासागर तापीय ऊर्जा, जिसको ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, ओटीईसी करके एक संस्था चलती है। ज्वारीय ऊर्जा, जिसको टाइडल एनर्जी बोलेंगे, ज्वार भट्टा से संबंधित ऊर्जा यहां पर प्राप्त होगी। तरंग ऊर्जा, जो पानी में वेव चलेंगे उस तरंग से ऊर्जा मिलेगी। भूउष्मीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर जो धातुएं हैं या तत्व हैं वह गैसीय अवस्था में, पिघले हुए अवस्था में है और वहां से गैस निकल रही है, उस गैस में उष्मीय ऊर्जा है। उस उष्मीय ऊर्जा को पाइप की सहायता से बाहर निकाले और हम लोग एनर्जी के प्राप्त करें तो उसे भूउष्मीय ऊर्जा कहेंगे। और फिर नाभिकीय एनर्जी, इसके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक है क्या? जीवाश्म ईंधन। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए, यहां पर हमारे पास हमारा टॉपिक है जीवाश्म ईंधन। ध्यान से सब देखते रहना और हम लोग आज इसको कोशिश करेंगे जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने के बाद दो चार और पॉइंट्स को क्लियर कर लें। ठीक है, तो चलिए दो चार और पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास है पहला ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या इसी को कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसमें पहला कौन सा था? हमारे पास पहला इसमें था जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा। पहला था जीवाश्म ईंधन, दूसरा जो था वो था हमारा तापीय शक्ति संयंत्र। ये हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि इसी को हमें डिस्कस करना है वन बाय वन। तापीय शक्ति संयंत्र, और फिर तीसरा था हमारे पास जल शक्ति संयंत्र। तीसरा क्या था? जल शक्ति षड्यंत्र, जल शक्ति षड्यंत्र।
फिर चौथा जो हमारे पास था वो चौथा था बायोगैस संयंत्र, और फिर पांचवा था हमारे पास, चौथा था बायोगैस संयंत्र, और फिर पांचवे पर आ जाए तो पांचवा हमारे पास था लास्ट वाला जिसको बोल रहे थे पवन ऊर्जा। ठीक है, चौथा था हमारे पास क्या, चौथा था हमारे पास बायोगैस संयंत्र, बायोगैस षड्यंत्र, और फिर हमारे पास लास्ट था क्या भाई, तो लास्ट था हमारे पास पवन ऊर्जा। चलो वन बाय वन इन करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं और हम अपने पहले टॉपिक की ओर मूव करें। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को समझते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है। सबसे पहला ही पॉइंट हमारे पास आएगा कि आखिर ये जीवाश्म ईंधन है क्या। सबसे पहला ही पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि आखिर ये जीवाश्म ईंधन है क्या। ठीक है, तो बात आएगी कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन को हम ये कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स। आपको इस शब्द को संधि विच्छेद कर लेना चाहिए, और संधि विच्छेद करने से क्या क्लियर होगा, यहां पर क्लियर हो जाएगा कि जीवाश्म का मतलब क्या होता है। याद रहे, जीवाश्म का मतलब होता है जीव का अंश। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जीव का अंश। यानी कि जो भी जीव है इस पृथ्वी पर, सजीव में पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु, उन सभी के अंश से जो ईंधन प्राप्त होगा जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। अब इस चीज को परिभाषित कैसे करेंगे, तो परिभाषित करने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसका एक बेहद ही अच्छा तरीका देखें और समझें। तो देखो मेरे भाई, जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है। ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई। इस सतह पर क्या है, इस सतह पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं। ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई, सतह हो गई, और ये हो गए पेड़ पौधे। पेड़ पेड़ हुआ क्या कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट हैं, उन प्लेटों में टकराव के कारण आ गया भूकंप। ठीक है, और इस भूकंप के कारण क्या हुआ कि ये जो पेड़ पौधे हैं, यह पेड़ पौधे कहां चले गए, पृथ्वी के अंदर। ये जो सीन है ना, यह सीन कहां चला गया, उल्टे कर लो, और इस बार पेड़ जो हैं ठीक है, ये पेड़ पौधे उलट गए। ये कहां चले गए, पृथ्वी के अंदर। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी को, अगर ये पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र से यदि हम धरातल तक की चीजों को बांट दें, ये केंद्र है पृथ्वी का, तो ये 3 भागों में बटेंगे। कितने भाग में, 3 भाग में। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाले हिस्से को कहते हैं कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इस चीज को आप जानकारी के रूप में लिख सकते हैं कि पृथ्वी के जो 3 सतहें हैं, 3 जो परतें हैं, वो है क्रस्ट, मेंटल, कोर। समझ रहे हैं। और इस क्रस्ट, मेंटल, कोर में से किसी भी रीजन में यह जो पेड़ पौधा है पहुंच चुका है। अब होगा क्या कि जब ये पहुंच चुका है, तो इसका, इनका पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल से संपर्क टूट जाएगा, जिसके कारण ये जो कार्बनिक पदार्थ है, करोड़ों वर्ष बीतने के पश्चात इनके ऊपर क्या होगी, ये जो है करोड़ों वर्ष बीतने के पश्चात ये जो है पेड़ पौधे, ये कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा किस में बदल जाएंगे, इनका अवशेष प्राप्त होगा, और इनका जो अवशेष मिला, यही अवशेष कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा
जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं, जिसे हम कोयला या पेट्रोलियम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इसी के साथ यह प्रक्रिया हो। ये रहा अपने पास समुद्र, ये रहा अपने पास समुद्र, ये समुद्र है, ये रहा समुद्र। और इस समुद्र में क्या है इस समुद्र में क्या है? इस समुद्र में है जलीय जीव। इस समुद्र में क्या है? इस समुद्र में क्या है? जलीय जीव है, जलीय जीव। अब इस जलीय जीव की जब मृत्यु हो जाती है, तो यह जलीय जीव कहां चला जाता है? यह जलीय जीव आ जाता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है। और यह जलीय जीव जब पृथ्वी के अंदर आ जाएगा तो इसके ऊपर जो है ना मिट्टी की परत जमते जाती है, अवसाद जमते जाते हैं। क्या जमते जाते हैं? अवसाद। अवसाद मतलब मिट्टी के परत, मिट्टी के परत। और इस मिट्टी के परत जमने के कारण फिर से यहां पर कार्बनीकरण प्रक्रिया होती है। कार्बनीकरण प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तहत कार्बनीकरण गलत लिखे हैं, प्रक्रिया होगी और इस प्रक्रिया के तहत हमारे पास क्या होगा? हमें इन जीवों से, याद रहे, इनके द्वारा हमें मिलेगा कोयला और इनके द्वारा हमें मिलेगा पेट्रोलियम। और अगर आप गौर से देखें, गौर से यदि आप देखें तो ये भी सजीव है और ये भी सजीव है। तो जीवों के अंश से ही मिला है हमारे पास क्या? ईंधन। कोयला क्या है? ईंधन है। और पेट्रोलियम भी हमारे पास क्या है? ईंधन है। क्लियर है? तो कोयला भी ईंधन और पेट्रोलियम भी ईंधन। इसलिए हम कहेंगे कि यह ईंधन हमें प्राप्ति किससे हुई है? इस ईंधनों की प्राप्ति, इन ईंधनों की प्राप्ति जीवों के अंश से हुई है, इसलिए हम इसे कहेंगे जीवाश्म ईंधन। तो हम इसकी परिभाषा यहां पर बना रहे हैं, उस परिभाषा को आप गौर से देखें। ये यहां पर क्रस्ट है। चलिए देखिए, समझिए। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर, हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक गहराई में, गहराई में दबे हुए पेड़ पौधे, दबे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के, जीव जंतुओं के, जीव जंतुओं के अवशेषों से, जीव जंतुओं के अवशेषों के पहले के लिखेंगे, के विघटन, विघटन यहां पर कोष्ठ में लिख सकते हैं कार्बनीकरण, कार्बनीकरण, विघटन से प्राप्त, अवशेषों से प्राप्त, अवशेषों के विघटन से प्राप्त ईंधन को, ईंधन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये बात आप समझ गए? क्लियर है? क्या क्या है? पेड़ पौधा है पृथ्वी पर, ये उलट गया और उल्टी, तो जिसके कारण भूकंप आने के कारण पृथ्वी के अंदर चले गए पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे यहाँ पर करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर रहे। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से
तीन प्लेटें ऊपर की ओर हैं, एक है क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा है कोर। और क्रस्ट मेंटल कोर में से किसी भी एक परत में ये दब गई, जिसके कारण क्या हुआ कि इनका विघटन हुआ, विघटन के फलस्वरूप क्या बना, कोयला। और इसमें ठीक वैसे ही ये समुद्र है, ये समुद्र है, और इस समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जलीय जीव जो हैं मर जाने के बाद कहाँ चले गए, पृथ्वी के अंदर चले गए। और इसके बाद इस पर मिट्टी का परत जमते गया अवसाद। और यह अवसाद क्या किया, वायुमंडल से हवा का संपर्क इसने तोड़ दिया, जिसके कारण ये क्या होगा कि यह कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा जलीय जीव जो है यह पेट्रोलियम पदार्थ में बदल जाएगा। और यह ईंधन दोनों ईंधन चूंकि सजीवों के अंश से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे जीवाश्म ईंधन। क्लियर है? इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म ईंधन। हालांकि परिभाषा क्या है कि पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों तक गहराई में दबे हुए पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के अवशेषों के विघटन के फलस्वरूप या विघटन से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं इतना सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है तो होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हमारे पास आगे बात आती है भाई कि जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन के कारण क्या क्या उत्पन्न होता है। ठीक है? हालांकि आपको एग्जाम में आपके नहीं पूछता है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब पृथ्वी के अंदर दबेगा तो वायु से संपर्क जो है, वायु से जो संपर्क है वो हो जाएगा समाप्त। वायु से संपर्क क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां पर भी वायु का संपर्क जो होगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ध्यान रखें, यहाँ पर वायु का संपर्क समाप्त हो गया, वायु से जो संपर्क है वो समाप्त हो गया, तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होगी, कार्बनीकरण। और यहाँ पर भी कौन सी प्रक्रिया होगी, कार्बनीकरण। और इस कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या बनेगा, कोयला। क्लियर है? ये चीज ध्यान रहे। अब देखिए, आप ये बात जानते हैं कि प्राचीन काल से ही कोयले का उपयोग किया जा रहा है। किस लिए? तो कोयले का उपयोग किया जा रहा है ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। और उस ऊष्मीय ऊर्जा से हम क्या करते हैं, उस ऊष्मीय ऊर्जा से हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। और आप ये भी बात जानते हैं कि बहता हुआ पानी और जो पवन ऊर्जा है, इस ऊर्जा से हमें एनर्जी तो प्राप्त होती है, लेकिन ये सारी चीजें बाद में आई थी। इसके पहले जो चीजें थी वो यहाँ पर जानना होगा कि उनका उपयोग ज्यादा हो रहा था। अब बात आती है मेरे भाई कि ये जो है, ये ईंधन जो है, यह ईंधन कैसा ईंधन है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। ये दरअसल ये है ऊर्जा का संसाधन है, जीवाश्म ईंधन। तो बात आएगा कि चलो हम यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लेते हैं, संसाधन ही क्लियर कर लेते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, रिसोर्सेस। तो बात आती है हर वह चीज जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है, पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह 2 प्रकार का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो यहां पर होगा पहला नंबर, जिसको हम बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा जो होगा उसे हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन।
क्लियर है? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, ये समझ लेंगे। एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। समझना उचित है, जान लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, लाभकारी होगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, गर्मी हो रहा है मेरे भाई। हाँ, अब बात आती है कि नवीकरणीय किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जो जिसकी क्षतिपूर्ति, जो की जगह पर लिख दिए जिसकी क्षतिपूर्ति तुरंत संभव होती हो या जो समाप्त नहीं हो सकते हो, क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आपको? क्लियर है ना यहाँ पे? अब देखना मेरे भाई, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारे पास जो है अनवीकरणीय। तो ये बात होती है कि वैसा संसाधन जिसकी क्षतिपूर्ति होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्षतिपूर्ति होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब एक बात बताइए मेरे भाई, कि कोयला जो है वह नवीकरणीय संसाधन है क्या अनवीकरणीय? या पेट्रोलियम जो है वह नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? तो आपको हम एक नॉर्मल सी बात और परिभाषाएं लिखवा दिए हैं कि पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों तक गहराई में दबे पेड़ पौधों के या जीव जंतुओं के अवशेषों के विघटन के फलस्वरूप प्राप्त जो ईंधन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास अब दूसरा पॉइंट आता है। उस दूसरे पॉइंट को जानना बेहद ही जरूरी है। और वो दूसरा पॉइंट क्या है कि हम इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा वायु, क्षतिपूर्ति संभव है, सूर्य की ऊर्जा, फिर इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो गया, वायु ऊर्जा भी हो गया, फिर हम कह सकते हैं जल ऊर्जा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, कोयला, पेट्रोलियम, ईटीसी। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि यह क्या है, यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है? यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। जब इसकी खोज हुई ना, तो औद्योगिकीकरण जो है, औद्योगिकीकरण, इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला। इसको, औद्योगिकीकरण को बहुत ही ज्यादा क्या मिला, बढ़ावा मिला। बहुत तेज गति से वृद्धि करने लगी थी क्या, कंपनियां, और रोजगार मिलने लगे थे। लेकिन देखा गया कि ये जो कोयला है इसकी मात्रा तो सीमित है, ये जो पेट्रोलियम है इसकी मात्रा तो सीमित है। अर्थात अगर हम बेतहाशा रूप से इसका उपयोग करते रहे, दोहन करते रहे, तो ये बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें इनको क्या करने की जरूरत पड़ी, इनको बचाने की जरूरत पड़ी। और इनको बचाने का मतलब ये है कि इनको सावधानी पूर्वक और सुगमता पूर्वक उपयोग में लाने की जरूरत पड़ी। बेमतलब का, फिजूल का इसका उपयोग करना बहुत ही ज्यादा हानिकारक था, क्योंकि इसके निर्माण में बहुत ही
ज्यादा समय लगते हैं, और ये एक बार समाप्त हो जाएंगे तो करोड़ों वर्ष लगेंगे, और भविष्य में जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो इनके बारे में जान ही नहीं पाएंगी। समझ रहे हैं ना? इसलिए कोयला और पेट्रोलियम को बचाने की जरूरत है, और इनको बचाने के कारण ही ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की विकास की गई। ठीक है, समझ रहे हैं? हालांकि इस ईंधन के और भी बहुत सारे कारण हैं कि यह ईंधन जो है उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता। हम उसको समझते हैं मिटाने के बाद। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका स्क्रीनशॉट। ले लिए स्क्रीनशॉट? तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास हमारा अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, इसी से संबंधित है। वो ये कहता है कि जीवाश्म ईंधन जो है, इस जीवाश्म ईंधन का सर्वाधिक उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह अनवीकरणीय संसाधन है तथा इसके कारण नहीं, इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके निर्माण में क्या लगेंगे? करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्लियर है? दूसरा हम कह सकते हैं कि इसके दहन से, या हाँ ठीक है, इसके दहन से क्या होती हैं? निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित समस्याएं होती हैं, निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं मेरे भाई? तो देखो मेरे भाई, पहली जो समस्या है ना, उस समस्या का नाम है अम्ल वर्षा। पहली समस्या का क्या नाम है? अम्ल वर्षा। दूसरी जो समस्या का नाम है ना, उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, और ये इंग्लिश नेम है ग्लोबल वार्मिंग। हिंदी में इसका नाम क्या होगा? तो हिंदी में इसका नाम होगा वैश्विक तापन। क्या होगा? वैश्विक तापन। इसके अलावा लगे हाथ इसको भी हम लिख लें, जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। तीसरे को क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव। क्लियर है? आइए समझते हैं इसके और उसके बारे में। ठीक है, देखो अम्ल वर्षा क्या होती है सुन लो, और इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में जानेंगे वन बाय वन करके। देखो अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा क्या है? तो अगर हम बात करें एसिड रेन की, तो हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अम्ल का वर्षा हो जाना अम्लीय वर्षा कहलाता है। लेकिन बात यह है कि आखिर ये बनता कैसे है? अम्ल वर्षा आखिर ये होता कैसे है? उत्पन्न कैसे होगा अम्ल वर्षा? तो हम इसकी परिभाषा और इसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि देखो, जब
जब पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर उपस्थित कल कारखानों के द्वारा जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। किसको मेरे भाई? जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। किसको जलाएंगे? जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, जलाया जाता है। तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। क्लियर है? CO2 कॉमा सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है मेरे भाई? उत्पत्ति होती है। इन गैसों की उत्पत्ति होती है तथा ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया कर, किससे? जलवाष्प से अभिक्रिया कर कार्बोनिक अम्ल, क्या कार्बोनिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है भाई मेरे H2CO3। कार्बोनिक अम्ल कॉमा 2 नंबर पे क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। हम कह सकते हैं सल्फ्यूरस अम्ल जिसको हम कहते हैं H2SO3 तथा सल्फ्यूरस अम्ल, फिर कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 कहते हैं एवं नाइट्रिक अम्ल जिसको हम क्या कहते हैं? HNO3। क्या कहेंगे? HNO3 का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? का निर्माण करते हैं तथा वे बादल बनकर जब पृथ्वी पर वर्षा कराते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा कहा जाता है। और याद रहे कि इस वर्षा के कारण जो जलीय जीव हैं उन जलीय जीवों का जीवन जो है प्रभावित होता है। इसके साथ साथ कारण जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है। मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है। तीसरा हम कह सकते हैं कि इमारतों का रंग बदरंग होने लगता है। इमारतों का रंग बदरंग होने लगता है ETC। अब सुन लो, जो भी चीजें हम लिखवाए हैं उसको हम आपको समझाते हैं। सुन लो,
आपके पास क्या है कि आपके पास ये मान लो कि ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब कल कारखाना। यहां पर ऐसे लंबे लंबे मोटे मोटे चिमनियां हैं और ये चिमनियां लगी हुई हैं, ठीक है, ये चिमनियां हैं और ये भी एक चिमनी है, ठीक है। इनसे निकला क्या, इनसे जो गैस निकला, इनसे जो गैस निकला, इनसे जो गैस निकला वो गैस है, वो गैस है पहला CO2, फिर कौन सा है SO2, फिर कौन सा है NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये तीनों गैसें वायु में उपस्थित जो H2O है जलवाष्प, उन जलवाष्प के साथ जुड़ जाती हैं और जुड़कर क्या बनाती हैं, ये देखो, जैसे अगर CO2 जो है यह आपको जल से जुड़ जाए तो क्या बनेगा, H2 होगा ही, और COO दो यहां पर है और एक यहां पर है तो बन गया H2CO3, क्लियर है। ये बन जाएगा H2CO3, साथ साथ में क्या बनता है H2SO3 बनता है। जैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बना SO2 जो है, SO2 जैसे ही जल के साथ जुड़ेगा, चलो हम 1 बाय 1 करके समीकरण ही लिख देते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O ये बना H2CO3, फिर SO2 प्लस H2O ये बना H2SO3, फिर हम लिख लेते हैं NO2 प्लस H2O बराबर बना HNO3, ठीक है। और यहां पर ये रहेगा, इसको संतुलित कर लिया जाए, यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गया तो नाइट्रोजन कितने होने चाहिए, नाइट्रोजन भी होने चाहिए 2, यहां पर 2 लगा दिए तो देखो तो नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 दूना का 4, 4 और 1 5 हुआ, और ऑक्सीजन 3 दूना का 6 हुआ, तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन 2 दूना का 4 और ऑक्सीजन 6 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूना का 4 हो गए, फिर यहाँ पर संतुलित नहीं हुआ, ठीक है, आप इसको संतुलित कर लीजिएगा। हम बस आपको समझा रहे हैं कि ये बना नाइट्रिक अम्ल, ये बना सल्फ्यूरस अम्ल, ये बना कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं ना, यह कार्बनिक अम्ल बादल का निर्माण करते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बादल, और यही बादल जो है, यही जो बादल है ये बना दिए बादल, यही जो बादल है, यह बादल जब पृथ्वी पर आते हैं तो ये पृथ्वी पर क्या किए, अम्ल वर्षा करवाते हैं, और यही वर्षा हमारी क्या कहलाएगी, अम्ल वर्षा, क्या कहलाएगी, अम्ल वर्षा। और इसी अम्ल वर्षा के कारण क्या होगा, मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, अम्लीय। जलीय जीव क्या हो जाएंगे, जलीय जीव समाप्त हो जाएंगे, और साथ साथ में हम क्या कह सकते हैं इमारतों का रंग बदरंग होगा, ये सारी घटनाएं होती हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आज की वीडियो में इतना ही रहने देंगे, ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिए, तो चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी, बहुत ही मस्त लगी हुई होगी। और यदि आपको सही में अच्छा लगा है वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो कमेंट में मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।